Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 13th of May 2023. तो गाइज आज है तारीख 13 मई 2023 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है बिल्लीगिरी रंगास्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व को काफ़ी चर्चा में है, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2017 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इज नॉट एम्बॉडीड इन प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो नीचे ऑप्शन के अंदर आपको 4 अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं। पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो कि हमारे प्रीएम्बल में मेंशन नहीं है। ऑप्शन ए लिबर्टी ऑफ थॉट, ऑप्शन बी इकोनॉमिक लिबर्टी, ऑप्शन सी लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन या फिर ऑप्शन डी लिबर्टी ऑफ बिलीफ। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को उस पर पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं। और आज का जो थंबनेल वाला आर्टिकल है इसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो वाला जो पूरा आर्टिकल है वो हमारे एडिटोरियल पर आया है। तो वहाँ पे एडिटोरियल पर मैं आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से अभी यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर और सेंट्रल की पावर को लेकर जो टसल था उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आया है। पूरे बैकग्राउंड डेटा के साथ में हर एक चीज़ डिस्कस करेंगे, बस थोड़ा सा वेट करो, वो एडिटोरियल सेशन पर मैं कवर करूँगा, ठीक है। उससे पहले फ्रंट पेज पर आप देखोगे तो एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये देखने को मिलेगा, इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर सकते हो। बात की जा रही है इन्फ्लेशन की, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई के बारे में। तो पिछले 18 महीनों के अंदर में अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन अभी सबसे ज़्यादा कम हो चुका है, महंगाई 4.7% तक पहुंच चुकी है, ऐसा यहां पर बोला जा रहा है। और पिछले साल के साथ में यहां पे कंपैरिजन भी किया गया है। आप देखोगे तो वैसे जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उनका क्या टारगेट होता है, यानी कि जो महंगाई है वो कितना रखने तक का टारगेट रखा गया है, तो वो है 4+-2 का, है ना। आपको पता है 4+-2 का मतलब यह है कि आरबीआई का मेन गोल होता है कि जो महंगाई है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा 6% और कम से कम 2%, बस इसके बीच में रहने चाहिए, ना इससे ज़्यादा रहनी चाहिए और ना ही इससे यहाँ पर कम होनी चाहिए। ये बेसिकली एक टारगेट रखा जाता है। लेकिन पिछले कुछ समय से बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था, कई महीने हो चुके थे, लगातार जो महंगाई है वो 6% से ऊपर चल रही थी, बहुत ज़्यादा, एक हद से ज़्यादा यहाँ पर इन्फ्लेशन चल रहा था। लेकिन हमने अभी देखा है पिछले कुछ ही महीनों के अंदर यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है वो 6% से थोड़ा सा अंदर आ चुका है। अब थोड़ा सा जो हमने टारगेट सेट कर रखा है उस टारगेट के अंदर आ चुका है। और अभी हमने ये देखा अप्रैल के महीने का, क्योंकि लास्ट महीना कौन सा था, अप्रैल था। अभी जो मई का महीना चल रहा है इसका डेटा निकल कर आएगा जून में, ठीक है। तो लास्ट मंथ की बात कर रहे हैं, अप्रैल के महीने में जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो 4.7% पहुंच गया है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। उससे पहले जो मार्च का महीना था उसमें जो इन्फ्लेशन था, जो महंगाई था, रिटेल इन्फ्लेशन, वो 5.6% के आसपास का था, ठीक है। तो मैंने जैसे बोला है पिछले 2 महीनों से क्या हो रहा है, जो इन्फ्लेशन है वो अपने टारगेट के बीच में आ चुका है, जो टारगेट सेट किया गया है आरबीआई के थ्रू, यानी 4+-2 वाला। अब की बार का जो इन्फ्लेशन है अप्रैल 2023 के महीने का बताया जा रहा है कि अक्टूबर 2021 से अभी तक का सबसे कम महंगाई अप्रैल के महीने में देखने को मिली है। ये उसका यहाँ पर ग्राफ भी दिया गया है, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। पिछले 18 महीनों में सबसे ज़्यादा कम महंगाई अभी अप्रैल 2023 में देखने को मिली है, 4.7% के आसपास। आखिरी बार ये जो था ये अक्टूबर 2021 में 4.5 था, लेकिन उसके बाद ये बढ़ता चला गया, उसके बाद जाकर अब इस लेवल पर आया है, ठीक है। लेकिन फिर भी अभी अगर हम लोग बात करें, कुछ और चिंताएं वाली बातें, इन्फ्लेशन भले ही थोड़ा सा कंट्रोल हुआ हो, लेकिन जो दालें हैं, दूध है, इसके प्राइसेस अभी भी यहाँ पर थोड़े से चिंताजनक हैं। मिल्क के प्राइसेस अभी भी काफ़ी ज़्यादा हैं और लगातार बढ़ रहे हैं। दालों के प्राइसेस अभी भी ज़्यादा हैं और लगातार वो भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो ये अभी लगातार चिंता वाली बात बनी हुई है। बाकी इन्फ्लेशन का क्या डेटा बोलता है वो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है। करना क्या है इस आर्टिकल में,
क्या इतना याद रखना है? देखो आपको याद बिल्कुल नहीं रखना है, कितना परसेंट इस महीने में, कितना परसेंट उस महीने में, ये चीज़ें बिल्कुल याद नहीं रखनी है, एग्जामिनेशन में ये पूछा ही नहीं जाएगा। हर महीने यहाँ पर इन्फ्लेशन का डेटा बदलता रहता है, ठीक है। तो इसको तो ध्यान में नहीं रखना है। तो क्या ध्यान में रखना है? आप अपना जो भी इकोनॉमी की किताब पढ़ रहे हो, स्टैटिक बुक यहाँ पे जो भी आपने रेफ़र कर रखी हो, तो उसमें से आपने क्या करना है, इन्फ्लेशन वाला जो टॉपिक है उसको उठाकर पढ़ लेना है। नहीं जाओगे पढ़ने तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर सारी चीज़ें कवर करवा दूंगा। इन्फ्लेशन क्या होता है, सीपीआई डब्ल्यूपीआई क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है, यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, वो भी हम यहाँ पर समझेंगे। जब बात करते हैं महंगाई की, इन्फ्लेशन की, तो सिंपल सी डेफिनेशन है, राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो यहाँ पर हमारा इन्फ्लेशन कहलाता है। जब भी जो हमारी गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, उनके दाम बढ़ जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो यहाँ पर महंगाई कहलाती है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि भारत के अंदर जो इन्फ्लेशन उसको मापता कौन है, कौन यहाँ पर इसको मेजर करने का काम करता है? तो उसके लिए इंडिया में एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, वो हमारे इन्फ्लेशन को मेजर करने का काम करता है, पहली इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरी चीज़, इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन को दो तरीके से मेजर किया जाता है, ध्यान रखना। एक है डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स और दूसरा है सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इन दो लेवल पर हम क्या करते हैं, ये इन्फ्लेशन को मापने का काम करते हैं। डब्ल्यूपीआई यानी कि जब हम लोग बात कर रहे हो, जब हमारा जो व्यापार है वो होलसेल में चल रहा हो, होलसेल मतलब थोक में, इकट्ठा बहुत सारा बल्क में सामान जो है वो उसका व्यापार चल रहा है, तो उसके प्राइसेस के अंदर जब चेंजेस होंगे तो वो हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर काउंट होगा। सीपीआई की जब हम लोग बात करते हैं तो नॉर्मली जैसे आप हो, मैं हूँ, हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारा जो सामान यूज़ करते हैं उसके प्राइसेस के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो यहाँ पर सीपीआई के अंदर आता है, दैट इज़ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या कैलकुलेट करता है, जो हमारी कमोडिटीज़ हैं, सर्विसेज जैसे कि फूड, मेडिकल केयर, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये रोज़ाना की जो चीज़ें हैं, इसके प्राइसेस के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको कैलकुलेट करने का काम करता है सीपीआई। लेकिन डब्ल्यूपीआई क्या कैलकुलेट करता है, जब बल्क में व्यापार हो रहा हो, बल्क में यानी इकट्ठा थोक के अंदर यहाँ पर जो सामान है उसकी जब हम लोग बात कर रहे होते हैं तो वो डब्ल्यूपीआई के अंदर यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर में काउंट हो रहा होता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ आती है कि आखिरकार जो इन्फ्लेशन, जो महंगाई हो रही है या महंगाई कभी बढ़ती भी है तो उसके पीछे के मेन फैक्टर्स क्या होता है, मेन कारण क्या होता है? तो पहला फैक्टर या पहला कारण जिसको हम लोग डिमांड पुल इन्फ्लेशन के नाम से भी जानते हैं। अब ये डीपीआई क्या होता है? देखो, डिमांड पुल इन्फ्लेशन के अंदर में सिंपल सा आपको समझ में आ रहा है, जब किसी गुड्स या सर्विसेज की जो डिमांड है हमारी इकोनॉमी के अंदर में वो ज़्यादा हो जाती है और उसकी सप्लाई कम हो जाएगी, ठीक है। एक प्रोडक्ट है जो मार्केट के अंदर में उसकी डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ चुकी है लेकिन उसका प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है, लेकिन डिमांड उसकी बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा, उसका ऑटोमेटिकली जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा। तो ये एक मेन कारण होता है, पहला डिमांड पुल इन्फ्लेशन। दूसरा होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है कि जब हम लोग प्रोडक्शन कर रहे होते हैं किसी प्रोडक्ट का, उसके प्रोडक्शन के अंदर दाम बढ़ जाता है। पहले एक सामान बन रहा था 5 रुपये का, अब सामान बन रहा है 8 रुपये का, थोड़ा सा कॉस्ट उसमें ज़्यादा लग रहा है। तो क्या होगा, मार्केट में भी जब सामान वो आएगा तो थोड़ा सा और ज़्यादा महंगा आएगा। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की सिंपल सी डेफिनेशन, व्हेन एन इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज प्राइसेस। समझ गए? तो यहाँ पर ये दो कारण हो गए। एक और कारण होता है बिल्ट इन इन्फ्लेशन। अब बिल्ट इन इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि देखो, जब हमारे वर्कर्स जो होते हैं ना, जो इकोनॉमी के अंदर हमारे काम कर रहे हैं, वो वर्कर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि जो उनकी सैलरी है या उनकी जो मजदूरी है वो बढ़ जाए, क्योंकि लगातार जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके प्राइसेस भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो अपनी लिविंग कॉस्ट को सस्टेन करने के लिए, यानी कि उस महंगाई में जीवन में जीने के लिए, है ना, तो क्या है, वो लोग यहाँ पे डिमांड करते हैं कि उनकी जो सैलरी है वो वेजेस है वो बढ़ जाए। अब उनके पास में पैसा आएगा, अब पैसा थोड़ा ज़्यादा आएगा पहले के मुकाबले, तो क्या होगा, उनकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो अगेन जो इन्फ्लेशन है वो मार्केट के अंदर इंक्रीज़ हो जाएगा। ये सिंपल इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। तो इन्फ्लेशन के पीछे के कारण क्या हो सकते हैं, ये मैंने आपको 3 मेजर कारण के बारे में बता दिया है। अब हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि जो इन्फ्लेशन, इसको दो तरीके से मेजर किया जा सकता है, डब्ल्यूपीआई और सीपीआई। पहले हम लोग यहाँ पर सीपीआई के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज़ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। देखो, आपसे क्वेश्चन बन सकता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है ना, ये कौन रिलीज़ करता है? तो इस प्राइस इंडेक्स को हमारा जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है वो यहाँ पर इसको रिलीज़ करता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, तो जो भी हमारी कमोडिटीज़, सर्विसेज जो कि हम लोग डेली यूज़ में ले रहे हैं, यानी कि जो इंडियन कंज्यूमर्स हैं अपने यूज़ के लिए परचेस करते हैं, फूड, मेडिकल केयर, एजुकेशन, है ना, इनके जो प्राइसेस होते हैं, इनके बीच में जो डिफरेंस होता है, उसको यहाँ पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करने का काम करता है। उसके बाद अगर हम लोग प्रेजेंट समय में देखें तो इंडिया के पास में 5 कंज्यूमर प्राइस इंडेक्सेस देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से 3 तो वर्किंग क्लास वाले हैं। यानी कि आप देखोगे जैसे कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अलग अलग कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर,
दूसरा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर। तीसरा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर रूरल लेबरर। ठीक है, इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए अलग आता है, एग्रीकल्चरल लेबरर के लिए अलग इंडेक्स तैयार होता है और रूरल लेबरर के लिए अलग तैयार होता है। क्लियर हो गया। ये जो तीनों इंडेक्सेस के नाम मैंने आपको बताया ना, इनको कौन तैयार करता है? तो इनको तैयार करने का काम करता है लेबर ब्यूरो। लेबर ब्यूरो जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर में आता है। जो ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चरल लेबरर और रूरल लेबरर वाला है ना, ये यूज़ किया जाता है ताकि जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कह सकते हो कि जो गांव के अंदर बहुत सारे अनस्किल्ड एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी जो मिनिमम तनख्वाह है, जो मिनिमम वेजेस है, उसको फिक्स करने के लिए यहाँ पर इस वाले इंडेक्स का यूज़ किया जाता है। क्लियर हो गया। वैसे इसके अलावा भी, इन तीन अलावा भी यहाँ पर दो और इंडेक्सेस आते हैं सीपीआई के, वो है अर्बन और रूरल, शहर के लिए अलग और गांव के लिए अलग। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर अर्बन और रूरल। ये जो लास्ट वाले दो इंडेक्स हैं, देखो स्टार्टिंग के जो तीनों वाले हैं जो मैंने आपको बताए हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चरल लेबरर और रूरल लेबरर, तो इन तीनों को तैयार करता है लेबर ब्यूरो। लेकिन उसके बाद जो अर्बन और रूरल वाला है, इन दोनों को यहाँ पर तैयार किया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के थ्रू। ये ध्यान में रखना है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर में आता है। वैसे मैं आपको बता दूं, एक कमेटी बनाई गई थी नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के थ्रू 2005 में, और वो कमेटी डॉक्टर सी रंगराजन के रिकमेंडेशन के बेसिस पर बनाई गई थी। और उस कमेटी ने पहले ही सजेस्ट कर दिया था कि जो ये सीपीआई है रूरल और अर्बन वाला, इसको हम लोग एग्रीकल्चरल लेबरर और साथ ही साथ में इंडस्ट्रियल वर्कर के सब्सटीट्यूट की तरह यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इनकी जगह पर ये वाला भी यूज़ किया जा सकता है, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है, और इनका बेस ईयर क्या है सीपीआई का? 2012 इसका बेस ईयर देखने को मिल जाता है। यानी कि जब भी हम लोग इन्फ्लेशन वगैरह को कंपैरिजन कर रहे होते हैं, डेटा देख रहे होते हैं, तो 2012 से हम सारा डेटा लेकर कवर कर रहे होते हैं। लेकिन हाल ही में जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, उन्होंने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर वाले की जो न्यू सीरीज़ है वो यहाँ पर रिलीज़ की है, उसका बेस ईयर 2016 रखा है। ठीक है, उसके बाद में जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, जिसका मेन काम होता है इन्फ्लेशन वगैरह को मेंटेन करना, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वाला डेटा ही यूज़ करती है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। फिर अप्रैल 2014 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी क्या किया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को एज कह सकते हो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स माना, और इसका यहाँ पर ये यूज़ करते हैं इन्फ्लेशन को काउंटर करने में। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा का पूरा सीपीआई को लेकर डेटा। अब बात आती है डब्ल्यूपीआई, दैट इज़ होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। जब भी हम लोग बात कर रहे होते हैं कि जो बल्क में सामान परचेज़ किया जा रहा है, बल्क में यहाँ पर किसी गुड्स या उसको यहाँ पर ट्रेड किया जा रहा है, तो जब बल्क की बात हो रही होती है, उसके प्राइसेस के अंदर जो भी चेंज होते हैं वो यहाँ पर मेजर किए जाते हैं इस होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर में। होलसेल प्राइस इंडेक्स को कौन तैयार करता है? तो उसको पब्लिश करने वाली बॉडी है इकोनॉमिक एडवाइज़र, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर में आती है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे आता है जो हमारा ये डब्ल्यूपीआई है ना, होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसका बेस ईयर क्या है? तो इसका बेस ईयर भी यहाँ पर कह सकते हो 2011-12 आपको देखने को मिल जाएगा। और सीपीआई का भी बेस ईयर क्या है हमारा? 2012, उसका बेस ईयर देखने को मिल जाता है। तो क्या इनमें से कोई क्वेश्चन बन सकता है? हाँ बिल्कुल, ये आपकी बुक का डेटा है, यहाँ से क्वेश्चन बनता भी है। यूपीएससी ने 2015 में एक सवाल पूछा था। सवाल ये था, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स आउट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर। अभी मैंने आपको सीपीआई के बारे में बताया था ना, सीपीआई का इंडस्ट्रियल वर्कर का मतलब तीन मेन जो है वो है सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआई फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर, सीपीआई फॉर रूरल लेबरर, ये मेन है तीन। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था, ये जो स्टार्टिंग के तीन इंडेक्सेस इसको कौन तैयार करता है? इसको लेबर ब्यूरो तैयार करता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर में आता है। तो यही सवाल था कि भैया बताओ इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसको कौन लेकर आता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, द लेबर ब्यूरो। ठीक है, क्लियर हो गया। देखो फिर उसके बाद में एक और क्वेश्चन पूछा गया था आगे, सीपीआई के बारे में मैंने आपको ये बातें बता दी हैं। फिर 2011 में यहाँ पर इसी प्रकार से एक क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर एक छोटा सा लॉजिक लगा के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या बोला जा रहा है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो किसके साथ में यहाँ पर कपल्ड होती हुई नजर आएगी? इकोनॉमिक ग्रोथ को आप किसके साथ में लिंक करते हुए नजर आओगे, ऐसा यहाँ पर पूछा गया है। डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन या हाइपर इन्फ्लेशन? तो सिंपल सी बात है, इकोनॉमिक ग्रोथ कब होगा, मतलब इसको आप लिंक कर सकते हो इन्फ्लेशन के साथ में, महंगाई के साथ में। अब ये क्या मतलब है? देखो मैं आपको बताऊं कि जैसे जैसे आप खर्चा ज़्यादा करोगे, आपकी जो स्पेंडिंग है वो बढ़ेगी। तो जैसे अगर आप खर्चा ज़्यादा कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर जो डिमांड है वो बढ़ भी रही है ना, डिमांड बढ़ रही है। और डिमांड बढ़ेगी तो इससे क्या होगा, जो महंगाई है यानी इन्फ्लेशन है वो यहाँ पर बढ़ेगा। तो सिंपल सी बात है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है हमारी वो इन्फ्लेशन के साथ में कपल्ड की जा सकती है, इसके साथ में लिंक की जा सकती है।
आई होप आपको एक एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। मैंने सारा डेटा यहाँ पे कवर कर दिया है जो भी आपका स्टैटिक पोर्शंस है। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट पेज पर एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, ये काम का है। इसको आप जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के साथ में लिंक कर सकते हो। क्या बात की जा रही है, जो हमारी केंद्र सरकार है वो अभी एक नया मॉडल प्रेजेंस एक्ट को तैयार कर रही है, जिसका मेन फोकस होगा कि हम अपने प्रेजेंस के अंदर कुछ रिफॉर्म्स लेकर आ सकें, कुछ सुधार कर सकें। प्रेजेंट मतलब हम जेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अभी क्या किया है, मॉडल प्रेजेंस एक्ट 2023 को तैयार किया। 2023 के कुछ नियम वगैरह तैयार किए हैं। देखो, उनका कहना यह है कि आज के समय में जो हमारी जेल हैं उसको हम मैनेज जो कर रहे हैं, या फिर उन जेल के लिए जो कानून है ना, वो अंग्रेज़ों के ज़माने के हैं। बहुत पुराने कानून आपको देखने को मिल जाएंगे। तो हमें ज़रूरत है कि हम उसके अंदर सुधार करें, ठीक है। 100 साल पुराना कानून आज भी यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर सुधार करने की आवश्यकता है। और इसी एक्ट के अंदर, यानी कि जो ये 2023 का नया नियम तैयार किया जा रहा है ना, इसके अंदर में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स ऐड करें हैं। जैसे कि अगर कोई जेल के अंदर में कैदी बंद है, या फिर उस जेल का जो जेल स्टाफ है वो लोग अगर मोबाइल फ़ोन वगैरह का यूज़ कर रहे हैं, या मोबाइल फ़ोन उनके पास तक पहुंच चुका है, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों के ऊपर रोक लगाई जाएगी इस नए नियमों के अंदर में। उसके अलावा मेन फोकस किया जाएगा कि जेल की हाई सिक्योरिटी को मैनेज किया जा सके। उसके बाद में कुछ प्रोविजंस लेकर आया जाएगा जिससे कि हम अपनी सोसाइटी को क्रिमिनल एक्टिविटी से दूर रखें, ठीक है। तो ये सारे प्रोविजंस यहाँ पे नए नए प्रोविजंस देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर मेन फोकस है कि हम जेल के अंदर सुधार कर सकें। इन प्रोविजंस के अलावा एक और प्रोविज़न रखा गया है कि यहाँ पे अगर कोई कैदी है, वो सही तरीके से उसका जो है, मतलब कह सकते हो उसका जो बिहेवियर है जेल के अंदर में, वो बिल्कुल सही तरीके से देखने को मिल रहा है। प्लस यहाँ पे उसके घर में अगर कोई फंक्शन वगैरह होता है, इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पर उस समय पर थोड़ा बहुत ह्यूमैनिटी को दिखा कर क्या करना, उनको थोड़े समय के लिए रिलीज़ करना। पेरोल, फरलो, इस प्रकार की यहाँ पर चीज़ें देने की बात की जाती है। इससे यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर उनको क्या किया जाएगा, अगर उनका गुड कंडक्ट है, अच्छा बिहेवियर है जेल के अंदर में, तो कहीं ना कहीं उनको रिलीज़ करने के ऊपर भी मेन फोकस किया जा सकता है। तो हर चीज़ के ऊपर, यानी कि जो ये प्रिजन रिफॉर्म है, इसके ऊपर मेन फोकस किया जा रहा है। बोला जा रहा है कि आज के समय में जो जेल हैं वो 130 साल पुराने कानून से रेगुलेट किए जा रहे हैं। हमारे पास में जो कानून है वो है प्रेजेंस एक्ट 1894, ठीक है। देश की आज़ादी से भी बहुत पहले यहाँ पर ये जो कानून है वो लेकर आया गया था, उसी के हिसाब से जेल को मैनेज किया जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर चाहते हैं कि ऐसे कानून को हटाया जाए, और ऐसी बाद में प्रिजनर्स एक्ट 1900 लेकर आया गया, है ना। ऐसे कुछ और ये बहुत, मतलब ये दशकों साल पुराने यहाँ पर ये लॉज देखने को मिलेंगे। तो इनको हटाकर इनके अंदर में कुछ चेंजेस, कुछ नए सुधार करने के ऊपर में एक मेन फोकस किया जा रहा है, क्योंकि वो वाला टाइम और ये वाले टाइम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी हैं, और इवन हमारे जो जेल सिस्टम है ना इंडिया के अंदर में, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आ चुकी हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को सुधारने के लिए ये जो रिफॉर्म्स हैं, इनकी आवश्यकता भी है, ऐसा इस आर्टिकल में बताया गया। सवाल यह है कि इंडिया में जो ये प्रेजेंट सिस्टम है, इसका स्टेटस क्या है, इसकी पूरी स्थिति क्या है, हम इसको समझते हैं। देखो, जब हम लोग बात करते हैं ना इंडिया के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की, तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का जब आप स्ट्रक्चर देखते हो तो यहाँ पर 4 चीज़ें आती हैं। पहला, लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, कानून बनाने वाला, एनफोर्समेंट मतलब पुलिस जो कानून को लागू करेगा। फिर उसके बाद में एडजुडिकेशन, कोर्ट यहाँ पर देखेगा सही से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद में चौथी चीज़ करेक्शन, यानी कि जेल और बाकी सारी कम्युनिटी फैसिलिटीज़, कोई पकड़ा गया है उल्लंघन करता हुआ, तो उसको यहाँ पर जेल में डाला जाए। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ये 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कानून, उसको लागू करने वाला, कोर्ट, और उसके साथ में जेल। यानी जेल भी हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। लेकिन इंडिया में जेल से संबंधित बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारे इश्यूज़ नज़र आते हैं। जैसे पहला इशू है पेंडेंसी ऑफ केसेस। बहुत सारे जो केसेस हैं ना वो अभी के समय पर पेंडिंग पड़े हैं। 2022 यानी लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, 2022 के रिकॉर्ड्स को अगर हम देखें तो लगभग 4.7 करोड़ के आसपास जो केसेस हैं हमारे भारतीय कोर्ट के अंदर में, वो पेंडिंग पड़े हुए हैं अलग अलग लेवल पर। यानी जुडिशरी की जो अलग अलग लेवल है वहाँ पर ये कोर्ट के अंदर जो केसेस है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। और इसी को देखते हुए जो हमारा NCRB है, दैट इज़ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ये हर साल एक डेटा लेकर आता है, एक रिपोर्ट लेकर आता है कि इंडिया में क्राइम किस लेवल पर है, वो सारा डेटा देता है। तो NCRB के अकॉर्डिंग बात करें तो इंडिया के अंदर में जेल के अंदर में जो 67.2% के आसपास जो टोटल प्रिजनर पॉपुलेशन है, कैदियों की पॉपुलेशन है, वो कहीं ना कहीं ट्रायल वाले प्रिजनर्स हैं। यानी कि अभी वो मुजरिम साबित नहीं हुए हैं, उनके ऊपर ट्रायल चल रहा है।
तो यानी कि अंडर ट्रायल वाला सिचुएशन इंडिया के लिए थोड़ा सा ज़्यादा खतरनाक साबित हो गया, क्योंकि इंडिया में जेल के अंदर जितना क्राउड है, जितने लोग भरे हुए हैं जेल के अंदर में, उसमें से आधे से ज़्यादा लोग अंडर ट्रायल के अंदर गिरफ्तार किए गए हैं। यानी कि अभी मुजरिम साबित नहीं हुए, लेकिन उनके ऊपर जो ट्रायल इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है। ठीक है, ये बात बताई गई है। ये पहली प्रॉब्लम है। सेकेंड प्रॉब्लम है कि इंडिया के पास में जो भी यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जेल सिस्टम को लेकर, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लेकर, वो बहुत पुराने हो चुके हैं, ऑब्सोलीट लॉज हैं, बहुत पुराने कानून आपको देखने को मिलेंगे। तो उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो मतलब कह सकते हो कि 19वीं सेंचुरी के जो कानून हैं वो 21st सेंचुरी में लागू किए जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। चीज़ें बदल चुकी हैं बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद में एक और रीज़न बताया गया, इनह्यूमन बिहेवियर बिहाइंड बार्स। पिछले कुछ सालों में जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने लगातार कंप्लेंट करी हैं किस चीज़ के बारे में, कि बहुत सारे इंस्टांसेस ऐसे निकल कर आए हैं कि किसी व्यक्ति को कस्टडी में लिया जाता है और कस्टडी में लेने के बाद में यहाँ पर उस व्यक्ति को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है कि उस व्यक्ति की डेथ भी हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम भी जेल सिस्टम में नज़र आ रही है, जिससे क्या हो रहा है कि प्रिजनर्स की जान चली जाती है, जो कैदी हैं उनकी जान चली जाती है, उतना ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है उनको। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसके अंदर भी यहाँ पर सुधार लाने के ऊपर फोकस किया जा रहा है। देन उसके बाद में बात आती है ओवर क्राउडिंग की। इंडिया में ज़्यादातर जेल ओवर क्राउडेड है, हद से ज़्यादा कैदी उसमें भर रखे हैं। इतना कैदियों को भरना वो जेल अफोर्ड नहीं करता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये काम कर रखा है। एग्जाम्पल दिया गया है कि साल 2020 की एक रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट में दिल्ली का जो तिहाड़ जेल है उसके बारे में बताया गया था। दिल्ली का जो तिहाड़ जेल है उसकी जो कैपेसिटी है ओवरऑल वो 7,000 इनमेट्स की है, कि 7,000 आप कैदी उसमें रख सकते हो। लेकिन कितने हैं, 15,000 से ज़्यादा कैदी यहाँ पे रख रखे हैं, मतलब दोगुने से भी ज़्यादा यहाँ पे कैदी रख रखे हैं। तो जेल के अंदर में ओवर क्राउडनेस थोड़ा ज़्यादा है। उसके बाद में एक और प्रॉब्लम है, वो है इनएडिक्वेट स्टाफ। एक तरफ कैदी बहुत ज़्यादा भर दिए हैं जेल में, दूसरी तरफ यहाँ पर क्या है कि जो स्टाफ है जेल का वो बहुत कम है। इसके चक्कर में जेल में सिक्योरिटी की काफ़ी ज़्यादा कमी है ना। और ऐसे यहाँ पर जेल में भी कई बार मर्डर के केसेस देखने को मिल जाते हैं, जैसे हाल ही में तिहाड़ जेल का केस निकल कर आया था। फिर उसके बाद में यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, साल 2020 में आप देखोगे ना तो तमिलनाडु के एक जेल है जिसका नाम है पुजल सेंट्रल प्रिजन। तो चेन्नई में वैसे वो जेल आपको देखने को मिलेगी। हुआ वहाँ पर ये कि उस जेल में हर जो 100 कैदी हैं उन 100 कैदियों के लिए केवल एक गार्ड है। 100 कैदियों के लिए एक गार्ड वहाँ पे रखा गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो स्टाफ है वो बहुत ही कम है, या फिर मतलब एक हद से ज़्यादा कम हो गया। ये एग्जाम्पल तो बहुत ही खतरनाक हो गया है जो यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दिया गया है। इससे सिक्योरिटी यहाँ पर मेंटेन नहीं की जा पाती है। आप ऐसा कह सकते हो जो कंडीशंस है वो काफ़ी ज़्यादा बुरी रहती हैं या बदतर रहती हैं। और हमारे पास में जो ऑलरेडी कानून पुराने हैं, प्रिजन एक्ट 1894, प्रिजन एक्ट 1900, ये कहीं ना कहीं ये जो पुराने कानून हैं ये भी ये बोलते हैं कि कम से कम एक वेलफेयर ऑफिसर, एक लॉ ऑफिसर हर एक जेल में होना चाहिए। लेकिन इन ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट जो है वो अभी भी पेंडिंग है, इन ऑफिसर्स को रखा ही नहीं गया है। तो ये प्रॉब्लम्स इंडिया के जेल सिनेरियो में नज़र आती हैं। ये डेटा ज़रूर से डाउनलोड कर लेना पीडीएफ में। देखो टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिलता है, वहाँ पे पीडीएफ में आप जाओगे, सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है दूसरी स्लाइड में कि आपको ये सारे नोट्स कैसे मिल जाएंगे, जो मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स यानी बैकग्राउंड डेटा दिखाता हूँ। ये बैकग्राउंड डेटा इतना इंपॉर्टेंट है कि यूपीएससी पहले कई सवाल पूछ चुका है। आप सीधा ये डेटा यूज़ कर सकते हो कि अगर पूछा जाए कि जेल रिफॉर्म्स के बारे में, प्रेजेंट रिफॉर्म्स के बारे में, तो आप सीधा यहाँ पर ये डेटा मेंस के अंदर यूज़ कर सकते हो। आगे आते हैं ना दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है हमारा 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे 12,000 से ज़्यादा लोग मेरे साथ में ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल अगेन GS पेपर नंबर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली है, क्या बोली है? लैक ऑफ कमिटीज़ अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट इज़ डिस्क्वाइटिंग। देखो बहुत सारे केसेस ऐसे निकल कर आ रहे हैं कि जो वर्क प्लेस होता है, जहाँ पर काम करने की जगह है और महिलाएं भी काम कर रही हैं, वहाँ पर पुरुष भी काम कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं के साथ में वर्क प्लेस में सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है, यौन उत्पीड़न यहाँ पर उनका किया जा रहा है। तो जो उस कंपनी के अंदर में, उस मंत्रालय के अंदर में, उस बॉडी के अंदर में एक कमेटी होनी चाहिए थी, जो कमेटी कंप्लेंट को दर्ज कर सके और इस सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ कदम उठा सके, वो कमेटी बनाई नहीं जा रही हैं। और वो कमेटी ना बनने की वजह से जो ये सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस हैं वो और ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे में यानी कि कल के दिन अपने जजमेंट के दौरान बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि देखो हमारे पास में ऑलरेडी एक एक्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं पोश मतलब है प्रिवेंशन ऑफ वेमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट।
महिलाओं को सेक्सुअल हैरेसमेंट से, यौन उत्पीड़न से बचाने का यहाँ पर काम करता है ये कानून। लेकिन आज के समय में इस कानून को सही से लिया ही नहीं जा रहा है, सीरियसली नहीं लिया जा रहा है। मजाक मजाक में यहाँ पर कह सकते हो कानून बस खाली बना हुआ है फॉर्मेलिटी के लिए, और कोई कदम उठाया नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर अभी जो हमारे जजेस की जो बेंच बैठी थी ना, उन्होंने यहाँ पर 62 पेज का जजमेंट निकाला, और इन्होंने यहाँ पर ये बताया कि वर्क प्लेस पर जो भी यहाँ पर जॉब वगैरह कर रही हैं महिलाएं, वहाँ पर उनके साथ में जो ये सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है, इसके पीछे का एक सबसे बड़ा पता है कारण क्या है, वो है लैक ऑफ कमिटीज़। अब ये कमिटीज़ क्या होती हैं आगे मैं आपको समझाऊंगा। इवन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ये भी बोलता है कि देखो जो महिलाएं हैं, जो खासकर विक्टिम हैं, जिनके साथ में ये यौन उत्पीड़न हुआ है, वो खुलकर यहाँ पर बता भी नहीं पाती हैं, और जिन्होंने बताने की कोशिश की है तो उनका करियर ख़त्म कर दिया गया, उनको कह सकते हो जॉब से निकाल दिया गया, तो उनको एक डर वो भी सताया रहता है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है, उसके खिलाफ यहाँ पे कदम उठाना होगा। अब होता यहाँ पर यह है कि कोर्ट ने ऑलरेडी पहले ही बोल रखा था, और अभी यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो हमारी केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, इवन हमारी यूनियन टेरिटरीज़ हैं, ठीक है, तो इन सबको क्या करना पड़ेगा, चाहे वो कोई मिनिस्ट्री हो, डिपार्टमेंट हो, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन हो, अथॉरिटी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो, कोई यहाँ पर संस्था हो, कोई इंस्टीट्यूशन हो, कोई बॉडी हो, सबको अपने यहाँ पे क्या करना होगा, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी को बनाना होगा, लोकल कमिटीज़ को बनाना होगा, ठीक है। और ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कमेटी क्या करती हैं, इस प्रकार की कंप्लेंट को दर्ज करने का काम करती हैं। अगर इस प्रकार की कमेटी बॉडी के अंदर रहेगी तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा हम मेंटेन कर सकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट पहले ही दे चुका था, लेकिन इस ऑर्डर का कोई भी पालन नहीं हो पाया। तो सुप्रीम कोर्ट बस खाली यही बोल रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आप इस ऑर्डर को नहीं मानते हो तो इसकी लिए जो ये पोश एक्ट है ना, ये कोई एक्ट काम नहीं करेगा, ये केवल और केवल फॉर्मेलिटी है और इसके अलावा कुछ नहीं है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है। नाउ अब ये पोश एक्ट क्या है, फटाफट हम इसको समझते हैं, थोड़ा सा रेलिवेंट पॉइंट है एग्जाम के लिए। पोश की फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूँ, प्रिवेंशन ऑफ विमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट 2013 का यहाँ पर एक कानून है, और सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट आया था। और वो केस था, क्योंकि किसी केस में आया होगा जजमेंट, हाँ वो केस था विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, 1997 का केस था, जहाँ पर विशाखा गाइडलाइंस यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने दे भी थी, ठीक है। उन गाइडलाइंस के अंदर भी विमेन प्रोटेक्शन के बारे में बात की गई थी। लेकिन फिर उसके बाद में ये जो गाइडलाइंस है ना, यही गाइडलाइंस यहाँ पर बेस बन जाता है किसका, सेक्सुअल हैरेसमेंट का। और इसी के लिए यहाँ पर 2013 में ये एक्ट लेकर आया गया, जहाँ पर सेक्सुअल हैरेसमेंट को रोकने के बारे में चर्चा की गई, ठीक है। और बोला गया कि हर एक एम्प्लॉयर, यानी कि जो भी जहाँ पर भी नौकरियाँ कर रही हैं महिलाएं, है ना, वहाँ पे जो नौकरी देने वाला व्यक्ति है, जो एम्प्लॉयर है, उसको एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनानी होगी अपने हर एक ऑफिस के लिए, हर एक ब्रांच के लिए, जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉई हैं, 10 से ज़्यादा काम करने वाले लोग हैं, वहाँ पर उस एम्प्लॉयर को, उस नौकरी देने वाले व्यक्ति को एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनानी होगी, जहाँ पर कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे कंप्लेंट दर्ज करवाई जा सके। और उस कंप्लेंट कमेटी के पास में सारी ताकतें होंगी सिविल कोर्ट्स की तरह, कि अगर कोई सबूत इकट्ठा करना है, कोई कंप्लेंट यहाँ पर आई है, तो सबूत इकट्ठा करने के लिए सिविल कोर्ट की तरह काम कर सकती है ये कंप्लेंट कमेटी। साथ ही साथ में कंप्लेंट कमेटी को और भी बहुत सारी पावर्स यहाँ पर मिल जाती हैं। उसके बाद में पिनल प्रोविजंस भी आपको देखने को मिल जाएंगे, यानी कि यहाँ पर यह बोला है कि अगर कोई एम्प्लॉयर ये कदम नहीं उठाता है, कमेटी को नहीं बनाता है, तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी, ठीक है। एक पेनल्टी चार्ज की जाएगी, उससे थोड़ा बहुत फाइन चार्ज किया जाएगा। और अगर वो फिर भी वहाँ पे वो कमेटी नहीं बनाता है तो उसका जो बिज़नेस है उसका लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया जाएगा। ये ऑलरेडी प्रोविजंस हैं इस एक्ट के, लेकिन आज के समय पर यह एक्ट जो है वो सीरियसली नहीं लिया जा रहा है, जिसकी वजह से वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस निकल कर आ रहे हैं। क्लियर हो गया? तो ये एक आर्टिकल था जिसमें भी यहाँ पर पोश एक्ट के बारे में जानना ज़रूरी था, इसको ज़रूर नोट डाउन कर लेना। अगले आर्टिकल पर आते हैं, नवाएंगे बिजनेस सेक्शन पर, देखेंगे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ रेलिवेंट आर्टिकल को। एक लौता आर्टिकल है इकोनॉमी सेक्शन पर, वो यहाँ पर यह है, मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट ड्रैग आईआईपी ग्रोथ टू अ 5 मंथ लो। अब ये क्या है, आईआईपी को लेकर जो डेटा है वो हर महीने आता है, और अभी यहाँ पर आ चुका है हमारे अप्रैल के महीने का। ध्यान रखना, ये हम अप्रैल के महीने के डेटा के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि अप्रैल के महीने का ही हम लोग बता सकते हैं। अभी तो मई का महीना चल रहा है, मई के महीने में कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना प्रोडक्शन नहीं हुआ, कहाँ पर कौन सी इंडस्ट्री गिरी, कौन सी इंडस्ट्री उठी, ये सब हमें जून में पता चलेगा। उसी प्रकार से अप्रैल का डेटा अभी हमारे पास से मई में आ चुका है। क्या बात की जा रही है, आईआईपी ग्रोथ के बारे में, जो हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है ना, उसकी ग्रोथ के बारे में। पहली चीज़ ये ध्यान रखो, भारत में 8 मेन इंडस्ट्रीज़ हैं,
वो 8 टॉप इंडस्ट्रियल सेक्टर कौन कौन से हैं वो नाम दिए, रट लेना। कई सारे वनडे एग्जामिनेशन के अंदर में ना ये डायरेक्टली नाम ही पूछा गया है। तो इंडिया की 8 मेन इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी हैं? नंबर 1 कोयला इंडस्ट्री, कोल इंडस्ट्री, जिसका वेटेज 10.33% है। ठीक है, यानी 10.33% बड़ी इंडस्ट्री ये देखने को मिल जाएगी। दूसरी है कच्चे तेल वाली इंडस्ट्री, क्रूड ऑयल। तीसरी नेचुरल गैस की इंडस्ट्री। चौथी रिफाइनरी, रिफाइनरी यानी कि जहाँ पर हम लोग कच्चे तेल को रिफाइन करते हैं, वहाँ से पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। ठीक है, तो रिफाइनरी इंडस्ट्री अभी इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है 28.04% के आसपास। स्टील इंडस्ट्री 17.92%। सीमेंट इंडस्ट्री फिर आ जाती है। ठीक है, और ये हमारी छठी हो गई। सातवीं फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री और आठवीं इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री। तो नंबर 1 पर आप देखोगे तो सबसे बड़ी इंडस्ट्री कौन सी है? रिफाइनरी। सेकंड पर देखोगे तो इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड पर देखोगे तो स्टील। फोर्थ पर अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कोयला इंडस्ट्री। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये टोटल 8 कोर इंडस्ट्रीज़ है इंडिया की, ध्यान रखना, मेन इंडस्ट्रीज़ हैं। तो इन इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्शन कैसा हुआ है, बढ़ा है या कम हुआ है, ये इंडस्ट्रीज़ ग्रो हुई हैं या डाउन हुई हैं, उसको लेकर ये पूरा का पूरा जो इंडेक्स है ना, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, वो लेकर आया जाता है। हर महीने आईआईपी आता है। तो ये जो लेटेस्ट आईआईपी आया है ना, इन्होंने ये बताया है कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन पर है। इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर मतलब पिछले एक साल में, और मतलब पिछले एक साल में आप देखोगे तो पहला डिक्लाइन इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में देखने को मिला है 1.6% का। तो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर पे ऑब्वियस सी बात है थोड़ा बहुत यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन आया है, ये थोड़ा सा डाउन हुआ है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। और यही आपको आर्टिकल में बताया गया कि पिछले 5 महीने में यहाँ पर जो जो इंडेक्स है हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, वो पिछले 5 महीने में लो हो चुका है, थोड़ा सा डाउन हो चुका है। इससे पहले कई सारी और इंडस्ट्रीज़ थी जो कि ऑलरेडी प्रॉब्लम्स को फेस कर रही थी, बट अभी यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर के अंदर जो गिरावट आई है उसकी वजह से यहाँ पर जो ये पूरा का पूरा इंडेक्स है इसमें और ज़्यादा डाउन आ चुका है, ऐसा बोला जा रहा है। नाउ अभी यहाँ पर कुछ और रेलिवेंट डेटा है वो भी आपने पता होना चाहिए। कोर सेक्टर के बारे में बात कर रहे थे तो कोर सेक्टर आपको समझ में आ गए। 8 कोर सेक्टर्स कौन कौन से हैं, यानी 8 मेन इंडस्ट्रीज़ है ना, कोयला, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, फर्टिलाइज़र, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, हमारे 8 कोर सेक्टर्स हैं। और इन्हीं 8 कोर सेक्टर्स का डेटा निकालकर हम क्या करते हैं, आईआईपी को तैयार करते हैं, दैट इज़ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी कि ये जो इंडेक्स है वो किस प्रकार से, मतलब कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ है जो कि ग्रो कर रही हैं। ठीक है, इन 8 मेन इंडस्ट्रीज़ में से। तो ये जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है ये क्या है, ध्यान रखना, ये बेसिकली एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि हमें बताता है कि हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन किस प्रकार से, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, बढ़ रहा है प्रोडक्शन या कम हो रहा है। तो हर महीने ये डेटा हमें पता चलता रहता है। दूसरी चीज़ जो ध्यान में रखनी है कि आईआईपी को कौन तैयार करता है, तो इसको तैयार करने का काम और पब्लिश करने का काम सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का है, और हर महीने इसको यहाँ पर कंपाइल करके पब्लिश किया जाता है। किसके थ्रू? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर में आता है। जब आपसे मिनिस्ट्री पूछी जाएगी तो मिनिस्ट्री ये है, जब ऑर्गेनाइजेशन पूछा जाएगा तो वो सीएसओ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद सवाल यह है कि जो ये डेटा आता है हर महीने, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहला इंपॉर्टेंस यह है कि जो हमारी सरकारी एजेंसियां हैं ना, या फिर जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो भी इस डेटा का यूज़ करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इस डेटा का यूज़ करता है नई नई पॉलिसीज़ बनाने के लिए। कोई अगर नई नीति बनानी है इकोनॉमी को लेकर तो उसमें पहले हम इंडस्ट्री की ग्रोथ वगैरह चेक करेंगे ना, देखेंगे किस प्रकार से ग्रोथ है, तो उसको लेकर कह सकते हो जो हमारी सरकारी एजेंसियाँ हैं वो कहीं ना कहीं इन डेटा का यूज़ करती हैं। समझ गए? नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पर नहीं, यूपीएससी ने 2015 में यहीं से एक क्वेश्चन पूछ लिया था। क्वेश्चन क्या था कि इन द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज़, है जो 8 मेन इंडस्ट्रीज़ हैं इस इंडेक्स में, ये बताओ सबसे ज़्यादा वेट किसका है, सबसे बड़ी इंडस्ट्री कौन सी है। ऑप्शन ए कोल प्रोडक्शन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ऑप्शन सी फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन, या फिर ऑप्शन डी स्टील प्रोडक्शन। तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? तो आप कहोगे यहाँ पे तो रिफाइनरी है ही नहीं। देखो 2015 के हिसाब से हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, तो उस समय पर यहाँ पर जो है ना, मतलब ये इंडस्ट्रीज़, कोर इंडस्ट्रीज़ चेंज होती रहती हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो रिफाइनरी तो यहाँ पर है ही नहीं, रिफाइनरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। रिफाइनरी चलो नहीं है, तो बताओ दूसरी कौन सी थी? दूसरी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन था। तो इसका बी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी हमारा जो है एक सबसे बड़ा इंडस्ट्री है। पहला है रिफाइनरी प्रोडक्शन, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जिसका वेटेज 19.85% के आसपास आपको देखने को मिल जाता है। तो सबसे बड़ी इंडस्ट्री कौन सी है उसको लेकर ही सवाल पूछ लिया गया था 2015 में। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर और चलते हैं हम लोग पहले अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर। दोस्तों एडिटोरियल में हमारे पास में 2 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं। एक तो यहाँ पर यह है जहाँ पे बात की जा रही है 2027 से क्या किया जाएगा, जो डीजल वाली गाड़ियाँ हैं उनको बैन कर दिया जाएगा,
है ना, डीजल वाली जो 4 पहिए की गाड़ियाँ हैं 2027 से वो बैन हो जाएंगी। उसके पीछे का रीज़न क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा, क्या क्या किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर राइटर ने एक्सप्लेन करी हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि आखिरकार क्या क्या मेन पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा एडिटोरियल होने वाला है वही थंबनेल वाला आर्टिकल जो मैंने बोला था, है ना, दिल्ली के अंदर में जो दिल्ली गवर्नमेंट है और प्लस यूनियन गवर्नमेंट है, इनके बीच का जो डिस्प्यूट है, टसल है, वो क्या है, उसको हम लोग समझेंगे। तो दोनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं। पहले हम इस वाले आर्टिकल को कवर करेंगे क्योंकि आज का जो मेंस का क्वेश्चन होने वाला है वो इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड होने वाला है, तो ध्यान से सुनना। इस डीजल बैन वाले आर्टिकल को लेकर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको स्क्रीन पर नीचे दिखाई पड़ेंगे। आप बस खाली अच्छे से चीज़ों को सुनते हुए चलना और फिर उसके बाद में लास्ट में अपने मेंस के क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना। ठीक है, तो हुआ क्या है, हम पहले न्यूज़ समझते हैं आखिरकार ये एडिटोरियल क्यों लिखा गया। देखो, हाल ही में जो एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी है, एक कमेटी है, इस कमेटी को बनाया गया था हमारी सरकार के थ्रू, खासकर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के थ्रू। तो इस कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया है कि भारत को जो ये डीजल वाली 4 पहिए वाली गाड़ियां हैं इसको 2027 तक बैन कर देनी चाहिए। 2027 तक ये वाली गाड़ियां जो डीजल से चल रही हैं, खासकर 4 पहिए वाली गाड़ियां, उनको बैन कर दो और उसकी जगह इलेक्ट्रिक और गैस वाली जो गाड़ियां हैं उसको हमें शहर में चलाना चाहिए। और ख़ासकर ऐसे शहर जहां पर पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा हो, 10 लाख लोगों से ज़्यादा हो, वहाँ पर तो ये कदम उठाना ही चाहिए। ऐसा यहाँ पर इस कमेटी ने रिसेंटली रिकमेंडेशन दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो न्यूज़ है काफ़ी ज़्यादा वायरल हो चुकी है। अब इस कमेटी ने और क्या क्या रिकमेंडेशन दिया, ऐसा हमें क्यों करना चाहिए, वो हम पहले ये समझते हैं। तो राइटर बोलते हैं कि देखो, हमारा जो मेन टारगेट है वो है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ना, यानी कि ऐसी एनर्जी की तरफ बढ़ना जिससे पोल्यूशन, जो प्रदूषण वगैरह है, वो थोड़ा सा कम हो। इंडिया जो है एक सबसे बड़ा एमिटर है ग्रीन हाउस गैस का। दुनिया भर में जो पोल्यूशन निकल रहा है उसमें इंडिया भी एक बहुत बड़े नंबर पर आता है, जो कि सबसे ज़्यादा पोल्यूशन का उत्पादन कर रहा है। ठीक है, यानी कि प्रदूषण कर रहा है भारत। और हमारा टारगेट है कि 2070 तक हम क्या कर सकें, नेट ज़ीरो गोल को अचीव कर सकें, यानी 2070 के बाद कोई भी पोल्यूशन हम लोग ना क्रिएट करें। और इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें खुद अपना बहुत सारे जो सेक्टर्स है उसके अंदर चेंजेस करने होंगे। हम ये चाहते हैं कि 2070 तक जो भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, जो बिजली बन रही है, वो भी 40% बिजली हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी से बनाएं। ठीक है, अब क्योंकि अभी जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो कोयला जलाकर बनती है, तो पोल्यूशन तो हो ही रहा है वहाँ पे। लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी का मेन मकसद है जो हमारी सन एनर्जी है उससे, विंड एनर्जी से हम लोग उस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करें। तो 40% एनर्जी हमारा यहीं से बनाने का टारगेट है। तो इसी के साथ यहाँ पर इस पैनल की रिपोर्ट ने सजेशन दिया है कि 2030 तक जो भी सिटी के अंदर बस चल रही हैं, जो बसें हैं, उनको यहाँ पर हटाया जाए और इसकी जगह जो इलेक्ट्रिक बसेस है वो यहाँ पर स्टार्ट किया जाए। डीजल बस को हटा दिया जाए, 2024 से ही फोकस किया जाए डीजल बसेस को हटाने के ऊपर में और इलेक्ट्रिकल बसेस को स्टार्ट किया जाए। ठीक है, और इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे हम थोड़ा बहुत पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, ये हमारा मेन मकसद है। फिर उसके बाद में इसी कमेटी ने एक और सजेशन दिया है, वो क्या है कि हमें क्या होगा, हम अलग अलग इंसेंटिव्स लेकर चल सकते हैं जिससे जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है खासकर, उसको हम थोड़ा सा बढ़ा सके अपने देश में। इलेक्ट्रिक व्हीकल को देश में इसके यूज़ को बढ़ाने के लिए हमें ये कदम उठाना ही होगा। और उसके अलावा जो हमारे पास में फेम स्कीम है, दैट इज़ फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल स्कीम, जहाँ पे हम फोकस करते हैं इस स्कीम के अंदर में कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा सकें। तो यहाँ पर आपको इंसेंटिव्स जो है वो इंक्रीज़ करने पड़ेंगे, तभी इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बढ़ पाएगी। फिर उसके बाद में एक और सजेशन दिया गया, ट्रांजिशन टू गैस पावर ट्रक एंड रेलवेज़, यानी कि इस पैनल ने ये बोला है कि जो भी हमारी बसेस हैं आज के समय में, वो और जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, जो ट्रक हैं, उनका यूज़ हम कैसे करते हैं, सामान का ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, एक जगह पे दूसरी जगह पर सामान ले जाना है, तो वो सब हम बड़ी गाड़ियों से करते हैं। लेकिन उन सब में डीजल का यूज़ होता है और डीजल की ख़राब चीज़ ये है कि डीजल ज़्यादा प्रदूषण कर देता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, केवल इलेक्ट्रिक पावर वाले सिटी डिलीवरी व्हीकल्स को बना सकते हैं। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चल रहे हों, बिजली से चल रहे हों, और उनको अलाउ करना चाहिए 2024 से ही। और हमारा जो रेलवे है वो आधे से ज़्यादा आपको पता है इलेक्ट्रिकल हो चुका है, बिजली से चल रहा है ना। और इसी में हम लोगों को ट्रक्स जो हैं, जो बड़े बड़े ट्रैक्टर होते हैं, ट्रक होते हैं, उनमें गैस का सिस्टम लेकर आना चाहिए, यानी वो गैस से चलाने चाहिए। ठीक है, वो गैस से चलेंगे तो आप आराम से यहाँ पे क्या करोगे, अपना जो कार्गो है, जो सामान है, उसका मूवमेंट कर सकोगे। ठीक है, आप आराम से काम करो, लेकिन उससे पोल्यूशन भी नहीं होगा। ये एक सबसे बड़ा फ़ायदा यहाँ पे नज़र आता है। उसके बाद में एक और रिकमेंडेशन दिया गया कि हमें जो गैस का शेयर है ना वो थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा।
जो गैस का यूज़ है हमारे व्हीकल के अंदर में उसको ज़्यादा करना पड़ेगा, जिससे हम डीजल और पेट्रोल के ऊपर अपनी निर्भरता को ख़त्म कर सकें, पोल्यूशन को थोड़ा कंट्रोल कर सकें। इंडिया का मेन मकसद है 2030 तक हम अपना जो एनर्जी है उसमें 15% गैस का यूज़ करेंगे। अभी 6% यूज़ कर रहे हैं, बट टारगेट हमारा 15% तक गैस का यूज़ करना। और इस गोल को अचीव करने के लिए हमें अपने यहाँ पर अपने देश में जो गैस का स्टोरेज सिस्टम है वो बनाना होगा। यानी कि जैसे हमारे पेट्रोल के स्टोरेज सिस्टम बने होते हैं ना, हम कच्चा तेल मंगाते हैं, अपने पास में स्टोर करके भी रखते हैं कि कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए या कुछ महीने तक तेल आना इंडिया में बंद हो चुका है किसी कारण की वजह से, तो जो हमने स्टोरेज रखा है उसका यूज़ कर सकें। तो इस प्रकार के स्टोरेज हमें बनाने होंगे ताकि हम लोग आगे क्या सिक्योरिटी को देखते हुए यहाँ पर उस पर जो गैस वगैरह है वो हम लोग भर के रख सकें। ठीक है, ये बात यहाँ पर बोली जा रही है। अब इन सब चीज़ों के ऊपर इतना फोकस अभी क्यों दिया जा रहा है? अभी इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि जो डीजल का कंजम्पशन है इंडिया के अंदर में वो बढ़ चुका है। आज के समय में जो इंडिया के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन हो रहा है ना, पेट्रोल वाले जो सामानों का प्रोडक्ट्स का जो कंजम्पशन हो रहा है उसमें 40% डीजल का रोल है। 40% डीजल का यहाँ पर रोल आपको ये देखने को मिल जाएगा। और सबसे ज़्यादा डीजल हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर में यूज़ हो रहा है। 80% डीजल ट्रांसपोर्ट सेक्टर में यूज़ हो रहा है। पेट्रोल और डीजल की डिमांड लगातार बढ़ती हुई आई है पिछले सालों में और आगे भी बढ़ेगी। 2040 तक पेट्रोल डीजल की डिमांड अपने पीक पर होगी, दबाकर हम परचेज़ कर रहे होंगे। लेकिन ये तभी कम हो सकती है जब हम लोग अपने व्हीकल्स का इलेक्ट्रिफिकेशन स्टार्ट कर दें, यानी कि व्हीकल्स हमारे इलेक्ट्रिक हो जाएं। अब बिजली से व्हीकल चलेंगे तो हमें क्या करना होगा, हमें पेट्रोल और डीजल परचेज़ करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आज के समय पर मेन पेट्रोल डीजल हमें अपनी गाड़ियों के लिए ही चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद में डीजल को ना आज प्रेफर भी ज़्यादा किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि डीजल से आप देखोगे तो थोड़े ज़्यादा बेनिफिट मिल जाते हैं। अगर आप पेट्रोल और डीजल को कंपेयर करोगे ना तो डीजल थोड़ा ज़्यादा एफिशिएंट नज़र आता है। कैसे? तो मैं आपको बताऊं कि देखो, जो हमारा डीजल होता है ना वो डीजल कम खर्च होता है, जबकि पेट्रोल थोड़ा ज़्यादा खर्च होता है। फॉर एग्जांपल, अगर 1 किलोमीटर चलना है तो 1 किलोमीटर में जो डीजल है उसका खर्चा थोड़ा कम होता है, लेकिन पेट्रोल थोड़ा ज़्यादा खर्च होता है। ये आपने ध्यान में रखना है। ये इनका कंप्रेशन रेशियो कहलाता है। इसकी वजह से यहाँ पर कह सकते हो जो हैवी व्हीकल्स होती हैं, भारी गाड़ियाँ होती हैं, उनमें डीजल ही प्रेफर किया जाता है। नहीं तो फिर पेट्रोल अगर डालते हैं, पेट्रोल वाली वो गाड़ियाँ होंगी तो पेट्रोल पानी की तरह पीना स्टार्ट कर देंगी, बहुत तेज़ी से ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो डीजल में एक सबसे बेहतरीन चीज़ यही है कि उसकी जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिल जाती है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। लेकिन इन्हीं डीजल पावर्ड व्हीकल की जो इम्पैक्ट है वो भी काफ़ी बुरा पड़ रहा है हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर, ऐसा राइटर बोलता है कि देखो इन्हीं की ना दिक्कत जो है वो काफ़ी ज़्यादा है हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर। पहली चीज़ एयर पोल्यूशन। डीजल इंजन की वजह से प्रदूषण ज़्यादा होता है। इवन आप देखोगे जो पर्टिकुलेट मैटर है, छोटे छोटे कंकड़ के टुकड़े हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये डीजल से ज़्यादा निकलता है और ये सब एयर पोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी वजह से किसी इंसान की या हमारे पूरे एनवायरनमेंट की जो हेल्थ है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज होनी स्टार्ट हो जाती है। दूसरा, डीजल की वजह से जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो ज़्यादा होता है। भले ही डीजल एक एफिशिएंट फ्यूल हो, लेकिन इससे कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा ज़्यादा होता है, जिससे क्लाइमेट चेंज होता हुआ नज़र आएगा, लगातार टेम्परेचर बढ़ता हुआ नज़र आएगा। और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से पहले ही हम क्या क्या भुगत रहे हैं वो नज़र में ही है। उसके बाद में डीजल गाड़ियों में नॉइज़ पोल्यूशन भी ज़्यादा होता है, यानी कि जो डीजल के इंजन होते हैं ना वो थोड़ा ज़्यादा आवाज़ करते हैं, है ना। तो इसके चक्कर में नॉइज़ पोल्यूशन भी होता हुआ नज़र आता है। इसका भी जो इम्पैक्ट है वो शहर में रहने वाले लोग हैं, उनकी जो लाइफ है उसकी क्वालिटी के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा पड़ता है ना। जो इनका रोड के पास में घर है वहाँ पे डीजल वाली गाड़ियों से थोड़ी सी ज़्यादा भयंकर आवाज़ आती है, जिसके चक्कर में उनके स्लीप भी डिस्टर्ब होता है। हमने एक एडिटोरियल डिस्कस किया था कुछ टाइम पहले जो कि स्लीप डिसऑर्डर से रिलेटेड था। वहाँ पे राइटर ने मेंशन भी किया था, क्या मेंशन किया था कि जो ये ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है इसकी वजह से भी जो शहर में लोगों की जो स्लीप है वो यहाँ पर क्वालिटी वाली स्लीप नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो एक मेन कारण यहाँ पर कह सकते हो ये नॉइज़ पोल्यूशन भी देखने को मिल जाएगा। और एक इसका जो इम्पैक्ट है वो एनवायरनमेंट के ऊपर पड़ ही रहा है, मैं आपको बता ही चुका हूँ। देखो कई बार क्या होता है, जो डीजल है वो फैल जाता है किसी कारण की वजह से। अब वो जो डीजल है वो अगर किसी हमारे आसपास कोई नदी है वहाँ पे अगर ये फैल जाए तो इसकी वजह से जो एनवायरनमेंट के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आता है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि हम क्या एकदम से बैन कर सकते हैं इसको? बैन मतलब करना सही है, चलो ये तो थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, इसकी जगह हम इलेक्ट्रिफिकेशन स्टार्ट करेंगे, ये भी दिखाई दे रहा है। लेकिन राइटर बोलते हैं कि बैन लगाना भी एकदम आसान नहीं है। अगर हम एकदम से डीजल के ऊपर बैन लगा देते हैं ना तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। चुनौती कैसे उसको समझते हैं। पहली चीज़, अगर आप डीजल वाली गाड़ियों के ऊपर बैन लगाते हो तो इससे कहीं ना कहीं हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है
यानी जो हम अपने गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, सामान को इधर से उधर करना, सामान एक जगह पर उसका प्रोडक्शन हो रहा है, उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचाना, तो उसमें जो हमारी ये ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में बड़ी बड़ी गाड़ियों का यूज़ हो रहा है एकदम से बंद हो जाएगा। तो इससे सीधा सीधा इकोनॉमी के ऊपर असर पड़ता हुआ नजर आएगा, पहला चैलेंज। दूसरा, डीजल का जो डोमिनेंस है ना वो हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सबसे ज़्यादा है। हम लोग डीजल के ऊपर डिपेंडेंट हैं जब हम लोग बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की। और डीजल की सेल ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के लिए सबसे ज़्यादा 80% से ज़्यादा डीजल हमारे ट्रक, बसेस, इन सब में यूज़ हो रहा है ना। बसेस के लिए यहाँ पर हम कह सकते हो बसेस जो है आज के समय पर हमारा जो ये पब्लिक व्हीकल है उसमें भी डीजल यूज़ हो रहा है, ट्रक में भी यूज़ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी डिपेंडेंसी इसके ऊपर ज़्यादा है और एकदम से बैन कर देना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती मानी जाएगी। फिर एक और चैलेंज कैसा हो सकता है, कन्वर्जन चैलेंज। यानी कि जो ये डीजल ट्रक है ना, इनको हम क्या कर रहे हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के अंदर में बदल रहे हैं, यानी सीएनजी का यूज़ करेंगे। अगर हम डीजल वाली गाड़ी में सीएनजी गैस का यूज़ करेंगे तो सीएनजी के अपने आप में कुछ लिमिटेशंस हैं। अब वो लिमिटेशंस क्या है, सीएनजी को आप यूज़ कर सकते हो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। अगर आपको लंबा जाना है तो वैसे तो आज ट्रक बहुत बहुत बड़े बड़े डिस्टेंस कवर कर जाते हैं, है ना, एक कोने से दूसरे कोने पहुंच जाते हैं देश के। तो वो ट्रक पहुंच पाते हैं किसकी वजह से, वो डीजल की वजह से। डीजल एक इंपॉर्टेंट रोल वहाँ पे प्ले कर रहा है। लेकिन जो सीएनजी है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, वो यहाँ पर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है और आप सीएनजी का यूज़ करके अपने ट्रक में ज़्यादा सामान लोड भी नहीं कर पाओगे। आप ऐसा कह सकते हो कैरिंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ज़्यादा सामान आप यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाओगे अगर आप डीजल का यूज़ नहीं कर रहे होंगे। तो उसके साथ राइटर ने कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में बताया कि इंडिया जो है ना काफ़ी सारे कदम ऑलरेडी उठा रहा है अपने ट्रांसपोर्ट सेक्टर को रिन्यूएबल एनर्जी में, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करने के लिए। तो इंडिया ने कई सारे कदम उठाए जहाँ पे हम अपने ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि ऐसी एनर्जी जिससे कोई प्रदूषण ना हो। जैसे फेम स्कीम चलाई गई, ये भी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। फेम स्कीम के अंदर हमारा मेन मकसद है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग को हम थोड़ा ज़्यादा बढ़ा सकें। हमने यहाँ पर फेम स्कीम के अंदर ही टारगेट रखा है कि साल 2030 तक हम लोग 30%, कितना, 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं अपने देश में चला रहे होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के इनिशिएटिव्स और भी यहाँ पर चलाए गए हैं, जैसे कि नेशनल मिशन ऑन ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी एंड बैटरी स्टोरेज करके यहाँ पर एक मिशन लेकर आया गया है। ये जो इनिशिएटिव है इसका मेन मकसद है एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करना, जो तेल के ऊपर डिपेंडेंस है उसको यहाँ पर कम करना, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना। ठीक है, फिर इसी प्रकार से यहाँ पर कह सकते हो कि जो हमारी लिथियम आयन सेल बैटरीज होती हैं ना, इसको सरकार इंपोर्ट करती है। तो इंपोर्ट के ऊपर अगर ड्यूटीज़ लगा देंगे थोड़ी महंगी हो जाएगी, तो इसके इंपोर्ट के ऊपर से जो सारी ड्यूटीज़ को हटा देना, ताकि बैटरीज थोड़ी सी सस्ती रहें, बैटरीज़ का हम यूज़ कर सकें अपने देश में। इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को आगे मैन्युफैक्चरिंग में उसको प्रमोट करने के ऊपर फोकस किया जा रहा है। फिर उसके बाद में सरकार ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन चलाया। इस नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंदर मेन मकसद है कि हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन को डेवलप कर रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन बेसिकली एक क्लीन और अफोर्डेबल एनर्जी सोर्स है जिसका आप यूज़ कर सकते हो अपने ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में, पावर सेक्टर में, इंडस्ट्री में, कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। इससे कोई पोल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, तो ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर भी प्रॉपर फोकस किया जा रहा है। दूसरी चीज़, हम लोग पेट्रोल के खपत को कम करने के लिए इथेनॉल ब्लेंडिंग का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी लेकर आ चुके हैं। आपको पता है हम लोग अपने पेट्रोल के अंदर में इथेनॉल को मिला रहे हैं। इथेनॉल को मिलाने से क्या होगा, पेट्रोल थोड़ा कम लगेगा, इथेनॉल का थोड़ा ज़्यादा यूज़ होगा। इथेनॉल जिसको हम लोग यहाँ पर शुगर केन से, गन्नों से यहाँ पर बना रहे होंगे। ठीक है, तो अभी जो इथेनॉल का लेवल है वो हमने पेट्रोल में 10% तक इथेनॉल मिलाना स्टार्ट कर दिया है। हमारा टारगेट है कि हम 20% तक इथेनॉल की ब्लेंडिंग करें पेट्रोल में। 20% तक पहुंच जाते हैं तो इससे कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा तेल के ऊपर जो निर्भरता है भारत की वो कम हो जाएगी। थोड़ा सा तेल हम कम परचेज़ करेंगे बाहर की कंट्रीज से। ठीक है, तो यहाँ पर इथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर भी एक प्रॉपर फोकस किया जा रहा है। उसके बाद में जो हमारी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है उसमें जो इंसेंटिव्स है वो सरकार दे रही है, जो खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उनके लिए, है ना, कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो कंपनियाँ हैं, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग करो, बनाओ, सरकार आपको इसके बदले में इंसेंटिव देने का काम करेगी। तो यहाँ पर इसके ऊपर भी काम किया जा रहा है, सरकार के ये सारे इनिशिएटिव हैं। उसके बाद में सेटेड स्कीम, यानी कि सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टूवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। ये जो इनिशिएटिव है इसका मेन मकसद है कि जो कंप्रेस्ड बायोगैस है ना, इसका यूज़ करना, है ना, हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है उसमें यहाँ पर इसका यूज़ करना, ये हमारा मेन मकसद है। तो इस प्रकार से कई सारे जो यहाँ पर इनिशिएटिव वो सरकार ने चलाए हैं ताकि ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के अंदर में हम रिन्यूएबल एनर्जी का ज़्यादा यूज़ कर सकें। तो एक अच्छा आर्टिकल था। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, एग्ज़ाम के लिए काम का आर्टिकल था, तो हमेशा ऐसे एडिटोरियल के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस किया करो, वरना एक आध एडिटोरियल और भी हैं जो कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, वो आपको एग्ज़ाम में हेल्प नहीं करेंगे। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं केवल और केवल एग्जामिनेशन के लिए। अब दूसरी चीज़,
ये जो पूरा हमने आर्टिकल डिस्कस किया है इसी के ऊपर बेस्ड आज का मेंस का क्वेश्चन है। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या बोलता है, फटाफट इसको सुनो फिर उसका आंसर लिखना स्टार्ट करना। क्वेश्चन यहाँ पर बोलता है, इज इम्प्लीमेंटिंग आ डीजल बैन फॉर कमर्शियल व्हीकल अप्रोप्रिएट। क्या हम लोग यहाँ पर जो ये डीजल बैन, मतलब जो हमारी कमर्शियल व्हीकल्स हैं ना, जिसके ऊपर जिसमें डीजल का यूज़ हो रहा है, उन व्हीकल्स को यहाँ पर पूरी तरह से बैन करना क्या उचित होगा। दूसरा यहाँ पर पार्ट है इस क्वेश्चन का, वाई इज इम्प्लीमेंटिंग अ डीजल बैन फॉर कमर्शियल व्हीकल्स चैलेंजिंग। कि पहले तो ये बताना है कि ये उचित होगा, ठीक होगा या नहीं होगा इस बैन को लगाना। दूसरा, इस बैन को लगाने में कितनी सारी चुनौतियां हमारे सामने आ सकती हैं, और इसके अलावा भी आगे आप कुछ और ऐड कर सकते हो कि कैसे हम इन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं, कैसे हम इन चैलेंजेस से लड़ सकते हैं, है ना। तो इसके आगे मैं एक और पॉइंट ऐड कर देता हूँ, हाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम या हाउ टू ओवरकम दिस चैलेंज। तो इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं जिसको आपने हैंडल करना है, 250 शब्दों में आंसर लिखना है। हिंदी में भी रीड कर देता हूँ, क्या वाणिज्यिक वाहनों के लिए डीजल प्रतिबंध लागू करना उचित है, और वाणिज्यिक वाहनों के लिए डीजल प्रतिबंध लागू करना चुनौतीपूर्ण क्यों है। आगे यहाँ पर आप चुनौतियों का सुझाव भी दो कि इस चुनौतियों से लड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो 250 शब्दों में आंसर लिखना। आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। फुल फॉर्म लिखोगे आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पर 59,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को सबमिट कर सकते हो। जब आप अपने आंसर को सबमिट करोगे तो एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर आपको इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो ग्रुप चल रहा है। आई होप आप भी ज़रूर से उसका हिस्सा बनोगे। चलो आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट एडिटोरियल पर। ना दोस्तों, हमारे पास में जो ये वाला एडिटोरियल है ये उसी चीज़ के बारे में बात करता है जो हमारा थंबनेल लगा हुआ है, केजरीवाल की सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जीत। और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और साथ ही साथ में यहाँ पर हमारी केंद्र सरकार है, उनके लिए एक सबसे बड़ा झटका लगा है, उनको झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट की साइड से। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो आया है ये क्या है, प्लस ये मुद्दा क्या है, इन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों पहले ही मैं आपको बता दूँ, ये जो लड़ाई है ना, ये पावर की लड़ाई है। अब पावर की कैसे लड़ाई है, क्योंकि दिल्ली क्या है, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन दिल्ली एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसकी अपनी खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली भी है ना। तो इनकी खुद की विधानसभा, इनका खुद का चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसी दिल्ली यहाँ पर एक कह सकते हो यूनियन टेरिटरी है, चीफ मिनिस्टर भी है, प्लस यहाँ पर एक लेफ्टिनेंट गवर्नर भी देखने को मिल जाते हैं, एलजी। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो हमारी केंद्र सरकार का बैठा हुआ है, केंद्र सरकार का कंट्रोल यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर की साइड में रहता है। अब होता यहाँ पर यह है कि पावर की लड़ाई है। क्या लड़ाई है, इधर यहाँ पर दिल्ली को सेंट्रल गवर्नमेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से कंट्रोल करना चाहती है। इधर से यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बोलते हैं यानी केजरीवाल साहब कि भाई देखो, दिल्ली की अपनी खुद में इलेक्टेड गवर्नमेंट है ना, इलेक्ट होकर आई है, प्रॉपरली लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्शंस हुए हैं, उसके बाद इलेक्ट होकर आई है हमारी सरकार, तो पावर्स हमारे पास में होनी चाहिए। अच्छा, कौन सी पावर, वो है पावर ऑफ ट्रांसफ़र। जो हमारे आईएएस ऑफिसर्स होते हैं ना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऑफिसर्स, उन आईएएस ऑफिसर्स को ट्रांसफ़र करना, उस आईएएस ऑफिसर को ट्रांसफ़र करने की जो पावर है ना, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर खुद अपने पास में लेना चाहते हैं। और इधर चीफ मिनिस्टर बोलते हैं नहीं, ये पावर हमारे पास में होनी चाहिए। अब ये मैटर ऐसा नहीं है नया है, 2018 से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में पहले 2 जज के बीच में था, फिर उसको बड़ी बेंच पर भेजा, फिर और बड़ी बेंच पर भेजा, फिर और बड़ी बेंच पर भेजा। तो अभी रिसेंटली 5 जज की बेंच बैठी इस मामले के ऊपर और उन्होंने अपना ऑर्डर दिया। क्या ऑर्डर दिया, ऑर्डर ये दिया कि सर लेफ्टिनेंट गवर्नर का यहाँ पर कोई रोल नहीं होगा। जब दिल्ली की सरकार है वहाँ पर आराम से इलेक्ट होकर सरकार आई है, चुनकर आई है, तो ये जो पावर है ये उनके पास में रहेगी। पावर ऑफ ट्रांसफ़र की पावर यह हमारे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के पास में रहेगी, आप ऐसा कह सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की सरकार के फेवर में ये रूल किया है, इस वजह से ये पूरा का पूरा मामला चर्चा में है। समझ गए? तो मैं आपको चलो अब डिटेल से बताता हूँ। ये तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि हाँ मोटा मोटा हो क्या रहा है आखिरकार एग्जैक्टली। अब देखो बात यहाँ पर यह है कि जो मुद्दा है किस चीज़ को लेकर है कि जो हमारी सरकार है, खासकर दिल्ली की जो सरकार है, मेन दिल्ली की जो गवर्नमेंट है, तो जो पावर्स हैं आज के समय पर, पावर ऑफ सर्विस की यानी आईएएस ऑफिसर्स को ट्रांसफ़र करने की जो पावर्स हैं वो हमारी दिल्ली की सरकार के पास रहेगी या केंद्र सरकार के पास रहेगी, इसको लेकर ये पूरा का पूरा विवाद था। इस इशू को हमने दिल्ली हाई कोर्ट में डाला। दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पर वैसे तो कह सकते हो कि
यहाँ पर थोड़ा बहुत मुद्दा बना दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट से आगे ये 2 जज की बेंच पर गया सुप्रीम कोर्ट में 2019 में, फिर उसके बाद 3 जज की बेंच पर गया। तो इस प्रकार से जो ये केस है वो आगे बढ़ता चला गया। नाउ फाइनली 2023 के अंदर में 5 जज आपस में बैठे और 5 जज की बेंच ने यहाँ पर ये जो मुद्दा है इसको देखा और देखने के बाद में अपना वर्डिक्ट सुनाया। तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्या था? सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की सरकार के फेवर में बात की है, उनके कह सकते हो कि उनके लिए ही बात की है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं दिल्ली के अंदर में ना, वो बाउंड हैं बाय द डिसीजंस ऑफ गवर्नमेंट ओवर सर्विसेज अपार्ट फ्रॉम पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। अब इसका मतलब क्या है कि देखो, ये तो आपने पहले ही पढ़ रखा है, जो दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है ना, इस यूनियन टेरिटरी के जो मैटर हैं पुलिस को लेकर, ठीक है, ध्यान रखना, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और साथ ही साथ में लैंड, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, लैंड, ये जो मैटर हैं, इन मैटर को देखने की पावर हमारे अभी भी सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास में, क्योंकि हमारा संविधान ही बोलता है, ठीक है। तो पुलिस, साथ ही साथ में पब्लिक ऑर्डर, लैंड की पावर हमारी केंद्र सरकार के पास में अभी भी देखने को मिल जाएगी दिल्ली के अंदर में। लेकिन जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है, ये यही बोला है कि पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, लैंड की पावर को छोड़कर जो सर्विसेज की पावर हैं, आईएएस ऑफिसर्स को ट्रांसफ़र करने की पावर हैं, वो यहाँ पर दिल्ली सरकार के पास में आएगी। इन तीनों को छोड़कर वो दिल्ली सरकार के पास में आएगी। इन तीनों की पावर्स अभी भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास में है, ध्यान रखना इस बात को। अब हमारी केंद्र सरकार कुछ बोल रही थी, केंद्र सरकार का कहना यार ये सही नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि देखो, केंद्र सरकार को डिसएग्री करते हुए यहाँ पर बोलता है कि देखो, इंडिया के अंदर में फेडरलिज्म को हम लोग अपना रहे हैं। फेडरलिज्म यानी कि सबके पास में अलग पावर है, स्टेट के पास में, हमारी यूनियन टेरिटरी के पास में, उसके बाद में केंद्र सरकार के पास के, इनके सबके पास में पावर्स और सब मिलकर साथ में काम कर रहे हैं, वही फेडरलिज्म है। और फेडरलिज्म बेसिकली हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं अगर केवल केंद्र सरकार ही सारा रूल करना चाह रही है, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से सारा का सारा जो यहाँ पर कंट्रोल है केंद्र सरकार ही करना चाह रही है, तो वो फेडरलिज्म के खिलाफ चले जाएगा ना। ये बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। आई होप आपको यहाँ पर ये बात समझ में आ गई है। अब ये पूरा मुद्दा ना एक आर्टिकल से रिलेटेड है जिसका नाम है आर्टिकल 239 AA। वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 239 AA से पूरा का पूरा ये जो मैटर है वो रिलेटेड है। ये सर्विसेज का मामला क्या है वो तो मैंने आपको यहाँ पर ऑलरेडी समझा दिया है। जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं कि जो भी कुछ हुआ है इनके बीच में, वो सारी की सारी लिखित में आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दी हैं। ये इशू किस चीज़ को लेकर है, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने फेडरलिज्म को लेकर क्या बोला है। अब सारा मुद्दा आर्टिकल 239 AA को लेकर है। तो संविधान का आर्टिकल 239 AA क्या बोलता है? देखो, आर्टिकल 239 AA को संविधान में ऐड किया गया था एक अमेंडमेंट के माध्यम से, वो था 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 में ये अमेंडमेंट किया गया, जिसके माध्यम से दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया। ठीक है, तो दिल्ली यहाँ पर नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली कहलाने लगा। वैसे दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, लेकिन यहाँ पर अब क्या है, दिल्ली के पास में एक लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसके साथ साथ इसके पास में एडमिनिस्ट्रेटर है, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर है। समझ गए? तो दिल्ली में यहाँ पर स्पेशल चीज़ आपको ये देखने को मिल जाती हैं। तो आर्टिकल 239 AA को लेकर ही जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो भी यहाँ पर हैं दिल्ली के अंदर, ये मैंने आपको बताया। तो आर्टिकल 239 AA ये बोलता है, ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है ना, ये जो भी काम करेंगे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड और एडवाइस पर करेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो बोलेंगे उसके हिसाब से यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर को काम करना होगा। या फिर कोई मुद्दे में कोई टकरार आ रही है तो जो प्रेसिडेंट बोलेंगे, जो प्रेसिडेंट डिसीजन लेंगे, उसको यहाँ पर आगे लेफ्टिनेंट गवर्नर को इम्प्लीमेंट करना होगा। यानी कि जो आर्टिकल 239 AA है ये हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर को पावर तो देता है, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट एड और एडवाइस करेंगे, वो जब एडवाइस करेंगे तभी यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर काम कर सकते हैं। और इसी चक्कर में मतलब थोड़ी बहुत पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास में है, थोड़ी बहुत पावर दिल्ली की सरकार के पास में है, इसी वजह से पावर ऑफ टसल ये रहता है। और एक पावर ऑफ टसल आईएएस ऑफिसर्स को ट्रांसफ़र करने का भी था। अब वो जो मैटर है वो यहाँ पर कह सकते हो कि दिल्ली की सरकार के फेवर में गया है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के फेवर में नहीं गया है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपना वर्डिक्ट सुनाया है। क्लियर हो गया? आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। तो जो हम अपने देश की यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी और दिल्ली, फिर उसका जम्मू एंड कश्मीर, यही 3 यूनियन टेरिटरीज़ ऐसे देखने को मिल जाएंगी जहाँ पर केवल और केवल लेजिस्लेटिव असेंबली है।
ठीक है ना। यानी कि जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है ना, विधानसभा, वो हमारी केंद्र सरकार के पास में होती है, यूनाइटेड टेरिटरीज़ में नहीं होती है। लेकिन कुछ यूनाइटेड टेरिटरीज़ ऐसी है जिनके पास में लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ साथ लेजिस्लेटिव असेंबली भी होती है। वो है यहाँ पर पुडुचेरी और दिल्ली। ठीक है, तो इनके पास में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी हैं जो कि चीफ मिनिस्टर के थ्रू हेड किए जाते हैं। साथ ही साथ में इनके लेजिस्लेटिव असेंबली भी दी गई है। तो स्पेशल प्रोविजंस यहाँ पर इन पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरीज़ के पास में नज़र आती है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। लेकिन एक चीज़ और है, भले ही दिल्ली के पास में पावर हो, लेकिन दिल्ली के अंदर में जो पुलिस है, पब्लिक ऑर्डर है और लैंड है, इसकी जो पावर्स है वो हमारी केंद्र सरकार के पास में अभी भी है। ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे आते हैं और चलते हैं हम लोग अपने वीडियो के एंड पर। ना यहाँ पर एक आर्टिकल और है लगातार चर्चा में है, साइक्लोन मोचा। अब साइक्लोन मोका के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, वापस से है। साइक्लोन मोका थोड़ा खतरनाक हो सकता है। इसके बारे में जो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, भारत का जो मौसम विभाग है, उन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा जो वार्निंग है वो जारी करी है। बताया है कि जो ये साइक्लोन है इसकी वजह से म्यांमार, बांग्लादेश के अंदर भी असर देखने को मिल सकता है। इंडिया के ऊपर असर आएगा ही आएगा। ठीक है, थोड़ी सी वार्निंग यहाँ पर सेट की गई है। तो ये आज के समय पर जो साइक्लोन है ये बे ऑफ बंगाल के अंदर तैयार हो रहा है। ये ध्यान रखना, बे ऑफ बंगाल से आएगा सीधा हमारे इंडियन स्टेट्स की साइड में। तो जब हिट होगा तो मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। बट अभी वैसे मैं आपको ऑलरेडी 2 बार पढ़ा चुका हूँ, तो आज हमारा लेक्चर ऑलरेडी लेट है, तो इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं। बाकी जो दिल्ली वाला आर्टिकल था ये मैंने कल भी स्किप किया था, याद होगा। कल मैंने बोला था कि आज बताऊंगा, तो आज मैंने आपको एडिटोरियल से इस पूरे आर्टिकल को समझा दिया है, इवन थंबनेल भी लगा दिया है। ना फटाफट हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आज का प्रीलिम्स का क्वेश्चन था कि कौन सा ऑब्जेक्टिव है नीचे ऑप्शन में दिए गए ऑब्जेक्टिव में से जो कि हमारे प्रीएम्बल का हिस्सा नहीं है। प्रीएम्बल के अंदर में उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है। तो इसका सही उत्तर है इकोनॉमिक लिबर्टी। इकोनॉमिक लिबर्टी के बारे में कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी इसके बारे में मेंशन्ड हमारे प्रीएम्बल के अंदर नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, नाउ इसके साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।